वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं इस सेशन में आप लोग को कुछ पढ़ाने के लिए नहीं आया हूं, ना ही कोई कॉन्सेप्ट्स देने के लिए आया हूं। आज मैं एक दूसरे आज मैं एक दूसरे चीज के साथ आपके पास आया हूं। आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये यूपीएससी का कैलेंडर मेरे पास है। ये हाल ही में यूपीएससी ने अभी 2 दिन पहले अपना कैलेंडर रिलीज किया है। तो रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंट डेट्स ऑफ द वेरियस प्रेस्टिजियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, कब उनका डेट है, क्या चेंजेस है आपके लिए, क्या न्यू है, क्या पुराना ही पैटर्न है, या डेट्स जैसे पिछले साल हो रहा था उसी पे हो रहा है, या कोविड-19 पैंडमिक के वजह से कुछ डेट में यूपीएससी ने चेंजेस किया है। ये सारे चीज को हम लोग इस एक 10 to 15 मिनट्स के वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो इसमें हम लोग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिविल सर्विस दे सकते हैं और इंजीनियरिंग सर्विसेज दे सकते हैं, और एक और एग्जाम है हमारा आईआरएमएस। तो देखते हैं तीनों एग्जाम के बारे में यहाँ पे क्या क्या यूपीएससी ने डेट रिलीज किया है। देखने से पहले मैं आपको जरूर बोलूंगा कि आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आईआरएमएस के बारे में बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड अभी क्या है। आईआरएमएस इंजीनियरिंग सर्विसेज से होगा या सिविल सर्विस से होगा या सेपरेट एग्जाम होगा, क्योंकि इसका बहुत कंफ्यूजन बना हुआ है कैसे होगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और मेरा नाम अयाज है और बहुत सारे लोग मुझे जान भी रहे हैं। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फैकल्टी हूँ और इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट के लिए पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो आप, मेरा चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके प्लेलिस्ट में जाके देखिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस है जो आपके गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, और जिसपे आप लोग अपना ये भी बताइएगा कि किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होता है। उस पर भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, क्या क्या आपको प्रॉब्लम है। और टेस्ट सीरीज में भी अगर कोई डाउट्स आपका आता है, वो डाउट्स भी आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सर, इस प्रॉब्लम को आप बता दीजिए, मुझसे नहीं बन रहा है। तो सारा डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। आप प्लीज, आपसे इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ठीक है। बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशंस मैं जिस भी एग्जाम के बारे में बताऊं या किसी भी टॉपिक पे मैं अगर कोई वीडियो लेक्चर बना रहा हूं, तो आपके पास सबसे पहले ये पहुंच जाए। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब आदमी अच्छे होंगे और सेफ होंगे। अभी आज के इस पैंडमिक सिचुएशन में अपने घर पे रहिए। तो देखते हैं हम लोग इसमें जो यूपीएससी का कैलेंडर हमारे पास है, ये अभी जस्ट रिलीज हुआ है रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट एग्जाम है, हम सब पे फोकस नहीं करेंगे। हमारा जो इम्पोर्टेंट एग्जाम है उसमें एक एग्जाम जो है सिविल सर्विस का। तो सिविल सर्विस का जो प्रीलिम्स एग्जाम है, अगर आप इसको देखोगे, सिविल सर्विस का एग्जाम जो है हमारा, इसमें सिविल सर्विस के प्रीलिम्स एग्जाम में ये इसका डेट इन्होंने यहाँ पे देखो आप, ये है सिविल सर्विस का प्रीलिम्स एज वेल एज आईएफएस फॉरेस्ट सर्विस का। ये दोनों का डेट हमारे पास है। तो ये आप देख लो यहाँ पे, ये है कब है, ये है 10 फरवरी को हमारा नोटिफिकेशन आएगा। 10 फरवरी को सिविल सर्विस का नोटिफिकेशन आएगा। अच्छा, लास्ट डेट है हमारा 2 मार्च, और हमारा जो एग्जाम होगा प्रीलिम्स का सिविल सर्विस का, वो होगा 27 जून। इसको आपको इम्पोर्टेंट है, 27 जून। तो जो भी एस्पिरेंट सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो प्रीलिम्स डेट को अब नोटिस में रख के प्रिपरेशन कीजिए। और मुझे इतना यकीन है ऊपर वाले पे कि जब तक ये प्रीलिम्स आएगा उस वक्त ये पैंडमिक खत्म हो जाए, और मेरी ऊपर वाले से यही दुआ भी है कि ये जल्द से जल्द ये पैंडमिक फिनिश हो। तो ये आपका एक्सपेक्टेड डेट है। लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए आपको, अगर आप देखोगे तो एक शॉकिंग है आपके लिए, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज का डेट इन्होंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। क्यों? इसलिए कि अभी जो डिले, अभी एक जो पिछला जो 2020 का जो मेंस था वो अभी कंडक्ट ही नहीं हुआ है। इस वजह से पैंडमिक को देखते हुए इन्होंने इंजीनियरिंग सर्विसेज का डेट चेंज कर दिया है। और आप इसको अगर देखोगे तो जो नया डेट है हमारा इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीलिम्स का, ये डेट चेंज होके हो गया है 18 जुलाई। क्या हो गया है? 18 जुलाई। मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो प्रीलिम्स होगा हमारा ईएससी का 2021, 2021 में जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीलिम्स होगा उसका नोटिफिकेशन आएगा 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल। और लास्ट डेट है फॉर्म भरने का हमारा क्या, 27 अप्रैल। ओके। और प्रीलिम्स जो एक दिन का होगा हमारा, वो कब होगा, 18 जुलाई। तो आप देख लो, प्रीलिम्स है आपका 18 जुलाई और 17 जून को है आपका प्रीलिम्स सिविल सर्विस का।
तो कुछ स्टूडेंट जो दोनों एग्जाम को साथ में लेके चल रहे हैं वो देख लीजिए आपके पास कितना टाइम यहाँ पे बच रहा है। मुझे नहीं लगता है, मुश्किल से 20 दिन का टाइम आपके पास यहाँ पे बीच में आ रहा है दोनों एग्जाम के बीच में। तो आप अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को इस तरह मेंटेन रखिए कि दोनों का प्रीलिम्स आप लेके चलिए। थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको टेक्निकल पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा और इसमें आपको टेक्निकल से कोई मतलब नहीं है प्रीलिम्स में, ठीक है, सिविल सर्विस के। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट मेन फोकस हमारा इंजीनियरिंग सर्विसेज पे रहेगा प्रीलिम्स पे। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीलिम्स शिफ्ट हो गया कब, 18 जुलाई को। लेकिन पहले कब होता था हमारा, 7 जनवरी को। तो 7 जनवरी को था प्रीलिम्स, ठीक है, पहले 7 जनवरी को होता था, अब हो रहा है हमारा 18 जुलाई को। तो बहुत ज्यादा समय आपके पास मिल गया है, बहुत ही ज्यादा। तो अब यहाँ पे क्या है, एक और दूसरा आप देखो यहाँ पे कि 18 जुलाई को आपका होगा प्रीलिम्स और आप आगे बढ़ोगे तो इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेंस जब आप देखोगे तो इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेंस हो रहा है कब, अक्टूबर में, 10 अक्टूबर को। इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेंस हो रहा है 10 अक्टूबर को। तो जुलाई तो लगभग आपका फिनिश ही हो जाएगा यहाँ पे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगस्त और सितंबर, ठीक है, और ये आपका अक्टूबर में। तो आपके पास सिर्फ अगस्त सितंबर आपके पास बच रहा है, मतलब 2 मंथ, 2.5 मंथ लगभग आप बोल सकते हो आपके पास है। तो आप बताओ मुझे, 2.5 मंथ अप्रॉक्स आपके पास है। तो आप, इसका मतलब ये बता रहा है कि आपको मेंस का कन्वेंशनल का प्रिपरेशन साथ साथ करना पड़ेगा। अगर आप इसको छोड़ोगे, सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करोगे, तो इसका मतलब ये है कि प्रीलिम्स तो आपका निकल जाएगा लेकिन मेंस में आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपका स्ट्रेटजी क्या होगा कि अभी जो आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आपको कन्वेंशनल अप्रोच को भी क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। कन्वेंशनल क्वेश्चन को आपको डेवलप करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमारी बात आती है कि गेट हमारा कब है। एक अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा जिसमें मैं बताऊंगा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में कि कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे साइमल्टेनियसली गेट और ईएससी को लेकर, ठीक है। तो हमारा गेट है हमारा 5 फरवरी से 12 फरवरी के बीच में लगभग गेट हो जाएगा। तो आपको एक बात देख लो, आप पहले गेट का एग्जाम, क्योंकि अभी इस करंट सिचुएशन में आप किसी एक एग्जाम पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो। क्यों? क्योंकि कब किस एग्जाम का डेट बदल रहा है, कब क्या हो रहा है, इस करंट सिचुएशन में कुछ नहीं बता सकते। इसलिए आपको प्रिपरेशन अपना अच्छा रखना पड़ेगा अगर आपको अभी इस टाइम में जॉब चाहिए तो इसलिए आप एक काम करना कि आप कन्वेंशनल अप्रोच को अपने डेवलप करो। कन्वेंशनल अप्रोच को मतलब कन्वेंशनल क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करो, ठीक है। और इसी से क्या होगा, गेट का 2 मार्क्स का प्रॉब्लम भी आपका लगभग कन्वेंशनल क्वेश्चन करोगे तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन और जो फिल इन द ब्लैंक्स एनएटी है, ये क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस आसानी से हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो आपको वो दोनों प्रिपरेशन को साथ में लेके चलना पड़ेगा। और दूसरी बात, कन्वेंशनल करो और उसके बाद आपको क्या करो, जैसे ही गेट का 2 महीना बचा है तो मेन फोकस पूरा का पूरा आप गेट पे कर दो। और फिर गेट का एग्जाम जैसे ही मान लो आप 5 फरवरी को गेट का पेपर देते हो तो अब 6 फरवरी से आपका पूरा फोकस हो जाना चाहिए इंजीनियरिंग सर्विसेज पे, ईएससी पे, कि ईएससी पे कैसे करना है। तो ईएससी पे कुछ दिन आप कन्वेंशनल को लेके चलो, 5 घंटा कन्वेंशनल पे प्रिपरेशन करो और 3-4 घंटा ऑब्जेक्टिव पे प्रिपरेशन करो। तो इस स्ट्रेटजी को आपको लेके चलना पड़ेगा। आप ये अगर सोच के आप चलोगे कि प्रीलिम्स कर ले पहले और उसके बाद मेंस का करेंगे तो फिर अब अभी के सिचुएशन में जो 2021 का एग्जाम है उसमें फिर आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। और सिविल सर्विस का जो मेंस है, एक्चुअली सिविल सर्विस का जो मेंस है वो कब होगा हमारा, 17 सितंबर को। तो ये हमारा सिविल सर्विस का मेंस है। तो जो स्टूडेंट सिविल सर्विस के लिए देख रहे हैं वो भी उनके लिए इंपॉर्टेंट डेट है। तो आप इस सारे एग्जाम को देखिए। अब एक दूसरा इसमें बात आता है, एक एग्जाम है हमारा, नया नाम आप भी सुन रहे होंगे बहुत ज्यादा, आईआरएमएस, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। तो आईआरएमएस के बारे में यहाँ पे कोई चर्चा नहीं की गई है। इस यूपीएससी के कैलेंडर में आईआरएमएस की चर्चा कुछ नहीं की गई है। मतलब कहने का मतलब है, यहाँ पे आप देख लीजिए 23 एग्जाम में आपको किसी भी एग्जाम में आईआरएमएस नहीं दिखेगा। आप देख लो, जो आपका एक कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का एग्जाम है, सीडीएस है, और यहाँ पे सीआईएसएफ का एग्जाम है, एनडीए का एग्जाम है, सिविल सर्विस है, फॉरेस्ट सर्विस है, आईईएस का पेपर है, जियो साइंटिस्ट है, इंजीनियरिंग सर्विसेज है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है। तो इस पूरे आप इसको कैलेंडर को देखोगे तो कहीं पे आपको आईआरएमएस नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या, रेलवे 2021 में रेलवे एग्जाम नहीं लेगा क्या? रेलवे में कोई रिक्रूटमेंट नहीं होगी क्या? ऑलरेडी 2020 में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई रेलवे में क्योंकि रेलवे ने अपना विड्रॉ कर लिया था। और ऐसा लग रहा है मतलब लगातार 2 साल रेलवे में कोई रिक्रूटमेंट नहीं होगी। अभी तक कुछ पता नहीं, कुछ नहीं बता सकते। तो अगला मेरा जो इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पहले आप आईआरएमएस के बारे में समझ लीजिए कि ये आईआरएमएस क्या है। तो इस पे मैं एक थोड़ा सा स्लाइड है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसमें
आईआरएमएस के बारे में। एक्चुअली आईआरएमएस जो है, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, ये एक रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इंडियन रेलवे है। इंडियन रेलवे का यहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग किया गया है। क्यों रीस्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत पड़ी? एक्चुअली क्या था, इंडियन रेलवे में जो रिक्रूटमेंट था हमारा, वो हमारा इंडियन रेलवे में रिक्रूटमेंट दोनों एग्जाम से होता था, एक सिविल सर्विस से और दूसरा इंजीनियरिंग सर्विसेज से। तो आप अगर देखोगे यहाँ पे सिविल सर्विस और इंजीनियरिंग सर्विसेज दोनों से होता था, ठीक है। तो कन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा हो रहा था, एक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और एक दूसरा इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, ठीक है। तो कन्फ्लिक्ट ज्यादा होता था क्योंकि सिविल सर्विस में जो लोग आते थे वो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते थे, ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में टेक्निकल बैकग्राउंड से, और जो सिविल सर्विस से आते थे उनकी प्रायोरिटी थोड़ा हाई होती थी, इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले की थोड़ी कम होती थी। तो फिर प्रमोशन में बहुत सारा लॉबी क्रिएट हो जाता था, एक सिविल सर्विस वालों का, इंजीनियरिंग सर्विस वालों का अलग लॉबी। तो बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट होता था दोनों में, प्रोजेक्ट डिले होता था, तो बहुत सारा प्रॉब्लम था। ये बहुत दिन से ये फाइट चल रहा था। तो इसी को खत्म करने के लिए रेलवे ने प्रपोजल दिया कि इसको रीस्ट्रक्चरिंग कर देते हैं और एक नया सर्विस बनाते हैं, आईआरएमएस। तो सिविल सर्विस में कितनी सर्विस आती थी, तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। सिविल सर्विस में टोटल हमारे पास, इंजीनियरिंग सर्विसेज और सिविल सर्विस से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ सर्विसेज है हमारे पास, दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे आपका टोटल 8 सर्विसेज है। सिविल सर्विस से हम लोग 3 सर्विस लेते हैं और इंजीनियरिंग सर्विसेज से हम लोग टोटल 5 सर्विसेज लेते हैं। जो पांचों सर्विसेज को क्या कर दिया गया है, कंबाइन कर दिया गया है, ठीक है। और इसी पांचों सर्विसेज को कंबाइन करके क्या बनाया गया है, हमारा बनाया गया है आईआरएमएस, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। तो मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। ये देखिए यहाँ पे, ये हमारे पास है। ये इसमें क्या है, ये फुल फॉर्म है इसका। जो डिपार्टमेंट है, जो सीएससी ग्रुप है, एक ईएससी ग्रुप है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो क्लास 1 ऑफिसर है यूपीएससी के थ्रू, क्लास 1 ऑफिसर को हम लोग रिक्रूट करते हैं। तो जो क्लास 1 ऑफिसर है ग्रुप ए, सीएससी के थ्रू आता है, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, आईआरएस, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस। तो ये 3 सर्विस था हमारा। इसमें आरपीएफ को नहीं काउंट किया गया, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन सर्विस और इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस, इस दोनों को इसमें आईआरएमएस में नहीं काउंट किया गया है, ठीक है। और जो हमारा ग्रुप ए का आता था ईएससी के थ्रू, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स एंड इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिग्नल इंजीनियर्स। तो टोटल सर्विस ये 3 और ये 5, तो इस 8 को मिला के बनाया गया आईआरएमएस, ठीक है। तो ये रीस्ट्रक्चरिंग किया गया किसका, रेलवे का। तो अब यहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग तो कर दिया गया, अब बात आई कि भाई आप रिक्रूट कैसे करोगे। रीस्ट्रक्चरिंग कर दिए, एक आप बना दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे अब रीस्ट्रक्चरिंग के लिए इस सारे सर्विस को एक प्रपोजल दिया गया यहाँ पे। तो ये जो प्रपोजल दिया गया, क्या नाम है, कैबिनेट ने 24 दिसंबर, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो 24 दिसंबर को 2019 कैबिनेट ने क्या किया, एक प्रपोजल दिया कि भाई ये 8 डिपार्टमेंट को का मर्जर, द मर्जर ऑफ 8 डिपार्टमेंट इज अप्रूव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये आया, अप्रूव कर दिया गया कैबिनेट में। आईआरटीएस, आईआरपीएस, आईआरएस, ये रिक्रूटमेंट सिविल सर्विस के थ्रू था, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू। तो इसका मर्जर कर दिया गया, ठीक है। तो अब बात आई कि आप इसको एग्जाम कैसे लोगे। इसका एग्जाम लेने के लिए कुछ लोग बोले आप अलग एग्जाम लो, प्रीलिम्स और मेंस, सीधे रेलवे का रिक्रूटमेंट होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं ईएससी के थ्रू ही ले लो, कुछ लोग बोल रहे हैं सिविल सर्विस के थ्रू लो। तो अभी 5 अगस्त को एक कमेटी बैठी थी, और 5 अगस्त को जो कमेटी बैठी है, इसमें मैं आपको लेटर में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। 5 अगस्त को एक कमेटी आई मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास, ठीक है, अलोंग विद द चेयरमैन एंड डायरेक्टर एंड डीजी ऑफ रेलवे बोर्ड। तो यहाँ पे जो आई है, देखिए यहाँ पे आप देखिए, यह 5 अगस्त को एक कमेटी बनी, 5 अगस्त को एक मीटिंग हुआ जिसमें ये आया है
On 5th August, Ministry of Railway, along with the chairman, members, DG of Railway Board, interacted with the representative of various services. It was proposed by some of the members that recruitment of IRMS should be through CSE, Civil Service. उनका कहना है कि आप जो IRMS में जो एम्प्लॉय को रिक्रूट कीजिएगा वो सिविल सर्विस के थ्रू कीजिए, ठीक है। ये प्रपोज्ड है, ये उन्होंने ऐसा वहां पे लगभग ऐसा ऑलमोस्ट ये इन्होंने कहा है कि आप सिविल सर्विस के थ्रू ही लीजिए, ठीक है, अपना प्रपोजल दिया है। तो बाद में बात आई कि सिविल सर्विस के थ्रू अगर आप देंगे तो रेलवे को तो इंजीनियर की बहुत जरूरत है, क्योंकि आप नाम ही देख लो यहाँ पे, ये क्या है, एक है इंडियन रेलवे फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिग्नल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इंडियन सर्विस फॉर इंजीनियर। मतलब ये 5 डिपार्टमेंट को चलाने के लिए इंजीनियर तो मस्ट है। और आप यहाँ पे ये बोल रहे हैं ट्रैफिक और अकाउंट्स, ट्रैफिक में भी इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, पर्सनल सर्विस में भी इंजीनियर, अकाउंट्स में थोड़ा बहुत नहीं है। तो आप इसको बोल रहे हैं सिविल सर्विस से लीजिए, ये कहीं से आपको लॉजिकल लग रहा है क्या? मुझे तो मेरे हिसाब से ये लॉजिकल नहीं है कि आप एक टेक्निकल चीज, रेलवे जो है, रेलवे का हेल्थ ही खराब हो जाएगा लॉन्ग टर्म में, इसका इफेक्ट्स बहुत पुअर दिखेगा जब एक नॉन टेक्निकल आदमी आएगा ग्रुप ए पे और वो डायरेक्शन देगा पूरे एक टेक्निकल सिस्टम को। जो आप रेलवे के बारे में जानते हैं, इंडियन रेलवे में ऑस्ट्रेलिया का जितना पॉपुलेशन है उतना पॉपुलेशन ईच एंड एवरी डे इंडियन रेलवे में ट्रैवल करता है, जो अपने ऑफिस से घर, घर से ऑफिस रेलवे के थ्रू, और पूरा मतलब ट्रांसपोर्टेशन इंडियन, मतलब एक ऑस्ट्रेलिया का जो पॉपुलेशन है वो डेली इंडिया में ट्रैवल करता है। तो इसका मतलब मेरे हिसाब से तो ये लॉन्ग टर्म मतलब सिविल सर्विस से अगर लिया जाए तो इसमें नॉन टेक्निकल पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा हो जाएगा और टेक्निकल पर्सपेक्टिव घट जाएगा बहुत ज्यादा। तो मेरे हिसाब से ये मतलब सही नहीं, मेरे हिसाब से। मैं रेल मंत्री भी नहीं हूँ और ना ही मैं पीएमओ में हूँ और ना ही मैं कोई ये हूँ, तो ये मेरा एक अपना ओपिनियन है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात, तो इसी तरह कुछ लोगों ने, जैसे मेरा ओपिनियन है, कुछ लोगों ने और सोचा और एक लेटर लिखा। देखिए, एक लेटर लिखा 12 अगस्त को, 12 अगस्त को एक लेटर लिखा, ये भी प्रपोज्ड है, ये भी एक लेटर लिखा है, लेकिन ये लेटर पे अभी विचार हो रहा है, ये कंफर्म नहीं है कि ये ऐसा ये हो चुका है, इसको मान मत लीजिएगा ये कंफर्म है, ठीक है। लेकिन ये वाला डिस्कशन हुआ है कि प्रपोज है कि सीएससी से लिया जाएगा, अभी तक यही है कि सिविल सर्विस से लिया जाएगा आईआरएमएस में एम्प्लॉइज को रिक्रूटमेंट। अब 12 अगस्त को, जैसे ही 5 अगस्त को ये हुआ, उसके बाद 12 अगस्त को 5 जनरल सेक्रेटरीज ऑफ इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ इंजीनियर्स, जो जीएम है हमारे, कुछ जीएम है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लेटर लिखा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को, जिसमें उन्होंने सजेस्ट किया है कि आप क्या कीजिए, आप किससे लीजिए, आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू लीजिए। किसको? इंजीनियर, आईआरएमएस में जो भी आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, सारा का सारा रिक्रूटमेंट किससे कीजिए? ईएसी से कीजिए। क्यों? उसका उन्होंने बहुत अच्छा, बहुत ही लॉजिकल उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है। क्या एक्सप्लेनेशन दिया? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इतना लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया उन्होंने। आपको मैं लेटर दिखा रहा हूँ मिनिस्ट्री को, जो उन्होंने लिखा है, ये लेटर देखिए, ये लेटर है, आपको ट्विटर पे भी अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं वहां से। तो मैंने तो ट्विटर पर से ही लिया है, तो आप इसको देखो, यहाँ पे देखो ये क्या कह रहे हैं। ये पहला लेटर में क्या है, देखो ये कह रहा है कि, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक तो मैंने ये बताया था अभी जस्ट कि 5 जनरल हैं हमारे। ये 12 अगस्त 2020 को 5 जनरल मैनेजर्स ने रेलवे के मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को लेटर लिखा और बोला कि आप रिक्रूटमेंट जो है आईआरएमएस का वो किससे कीजिए? ईएससी से। कहा, सजेस्ट किया, लेकिन उन्होंने प्रपोज कर दिया है कि हम कहाँ से लेंगे? सीएससी से लेंगे। उन्होंने प्रपोज कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, ठीक है। तो ये अपना एक उस पर विचार दे रहे हैं, ओपिनियन। अभी ऐसा है नहीं कि ईएससी से होगा, ठीक है। तो अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ ऑनरेबल, देखो लेटर का क्या मतलब है, मैं कुछ की पॉइंट्स में तुम्हें बता रहा हूँ। द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप ए क्लास 1 ऑफिसर इन इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस सजेशन। We are thankful to you for giving us opportunity on 5 August 2020 to express our views on the regarding unification of Group A। तो इन्होंने बहुत लिखा, ये बहुत बड़ा है, मैं उसमें जो कीवर्ड्स है उसको आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। क्या उन्होंने कीवर्ड्स बोला? उन्होंने बोला कीवर्ड्स यहाँ पे देखो, बोला कि एट प्रेजेंट, देखो यहाँ पे इन्होंने बोला कि सर एट प्रेजेंट
At present, 72% of Group A organized services recruitment on 5 technical services, IRSME, IRSE, and the IRSS. Out of 8 services are recruited are the core engineering job, and recruited through engineering services, right? इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू रिक्रूट होते हैं, कंडक्टेड these 5 कैडर्स. और वो कैडर क्या है? सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल. उनको बताया कि लगभग आपका जो रेलवे में जो काम करता है, जो रेलवे में जो लोग काम करते हैं उसमें 72% जो है, सोच लो 72% क्लास 1 ऑफिसर जो है वो इंजीनियर होते हैं. तो अब बताइए कहां से आप मतलब सिविल सर्विस से आप रिक्रूट करोगे इसको, जब आपको पता है कि 72% इंजीनियर है. तो अगर सिविल सर्विस से रिक्रूटमेंट होगा तो फिर बहुत सारे नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के आदमी आएंगे जिनको इंजीनियरिंग का नॉलेज नहीं है, सिग्नलिंग का नॉलेज नहीं है. वो फिर उनको सीखना बहुत सारा उनके लिए डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा. मैं ये नहीं बोल रहा वो नहीं सीख सकते हैं, लेकिन उनको एक टाइम टेकन हो जाएगा और इंजीनियर्स पर्सपेक्टिव से एक नॉन टेक्निकल आदमी को थोड़ा प्रॉब्लम होगी. ठीक है. तो दूसरा इन्होंने बताया, एक दिया कि 72% ग्रुप ए ऑफिसर जो है हमारा वो इंजीनियर है. ठीक है. और इंडियन रेलवे पूल्स ऑफ कॉम्पिटेंट एंड टैलेंटेड इंजीनियर्स. तो इंडियन रेलवे में क्या है, बहुत सारे टैलेंटेड इंजीनियर्स हैं. ठीक है. अच्छा, अब अगला देखो, लेटर में जो कुछ अगला पॉइंट्स उन्होंने लिखा, अगला हाईलाइट किया उन्होंने कि सर देखो यहाँ पे अगला उन्होंने बोला कि एट प्रेजेंट द रिक्रूटमेंट टू रिमेनिंग 3 नॉन टेक सर्विसेज जो सिविल सर्विस के थ्रू आता है comprises about 28% of total recruitment by IR, and this is done through the civil service examination which is conducted annually by UPSC. मतलब ये जो बाकी 72% इंजीनियर्स जो डायरेक्टली आ रहे थे सिविल सर्विस से, और जो बचा 28% रेलवे में, रेलवे के लिए एम्प्लॉय जो 3 सर्विसेज था, वो आ रहा है कहां से? वो हमारा आ रहा है सिविल सर्विस से. सिर्फ 28%, सिर्फ 28% के लिए, मतलब एक 28% है, एक 72% है. तो ये होता था सीएससी से, और ये था ईएससी से. तो आप क्या कर रहे हैं भैया, पूरा को कह रहे हैं क्या होगा, ये होगा सिविल सर्विस से ही होगा. ये कहाँ का लॉजिक है? मेरे हिसाब से मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा. चलो फिर कोई बात नहीं. तो अच्छा, अब उसके बाद उन्होंने बोला कि जब आप रिजल्ट देखोगे सर, तो 60% ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आर ऑल्सो इंजीनियर. देखो, ये बोल रहे हैं कि जो आप सिविल सर्विस जो क्वालिफाई करते हैं, आप देखोगे सिविल सर्विस आजकल इंजीनियर्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा हो गया है. तो जो 28% जो रेलवे में आ रहे हैं उसमें भी 60% क्या है, इंजीनियर है. उसमें भी 60% इंजीनियर है. तो अब सोच लो तुम कितना ज्यादा इंजीनियर का पार्टिसिपेशन हो गया रेलवे में, बहुत ज्यादा. मतलब इसका अब तुम 60% निकालो तो तुम देखोगे तो बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन हो रहा है. मतलब टोटली तुम समझ लो कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन क्या है, इंजीनियर का है. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं, अब ये सजेस्ट करेंगे कि जब टोटली पार्टिसिपेशन हमारा इंजीनियर का है, और यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात भी एक लिखे हैं कि एक नॉन इंजीनियरिंग फील्ड बैकग्राउंड का आदमी जब आएगा तो वो एक बहुत बड़ा मतलब मेजर कंसर्न प्ले करेगा. और वाइल रिक्रूटमेंट ऑफ दिस कॉम्परेटिवली स्मॉलर कंपोनेंट ऑफ, मतलब एक छोटे से अमाउंट 28% रिक्वायरमेंट थ्रू सीएसी अंडर द न्यू आरएमएस will not make any difference to these aspects of acquiring knowledge and skill in this house, but making the entire recruitment for railway from CSE shall remain that the core need of the much. तो ये मतलब ये इसका सारांश यही है जो मैंने आपको बताया कि ये भी इस पे अपना अपोज कर रहे हैं कि मतलब ये जस्टिफाइड नहीं है कहीं से भी. ठीक है. तो अब यहाँ पे देखो आगे, देखो अब इस वाले पेज में इन्होंने क्या कहा है कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इसको आप पढ़िएगा पूरा. अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कीपिंग इन द व्यू ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑन 5 अगस्त that about 60% of the candidates selected through CSE are also engineer. 60% CSE वाला इंजीनियर है और 72% पहले से इंजीनियर है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का आदमी है. तो it stands to be to reason that out of 28% recruitment by IR in the 3 non-technical services, a major part comprises of engineer, and this works to be 17% of the engineers. तो
तो engineers in the total recruitment by IR to these non-technical services is 28 into 60%. तो अराउंड ग्रुप ए में 89%, मैं 90% बोल दिया था, कोई बात नहीं, तो अराउंड देखो 90%, 89% क्या है, 89% आप इंजीनियर को रिक्रूट कर रहे हैं रेलवे में अभी तक, और कह रहे हैं कि सिविल सर्विस से ले लीजिए। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो यहाँ पे वही ये सजेस्ट किए कि 72% कोर इंजीनियर्स टेस्टेड इन इंजीनियरिंग नॉलेज इन EAC and 17% out of CAC through they may not have successfully, they may not have been necessarily tested in engineering। मतलब 72% और 17%, मतलब टोटल 89% इंजीनियर आता है। तो इसी को ये अपना बेस बना के रेलवे मिनिस्टर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है जो मेरा सजेशन है कि आप इसको किस चीज से लीजिए, सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज से लीजिए, ठीक है। तो अब बात आई कि इन्होंने क्या बोला, एक और देखो, एक और इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने 5 अगस्त को बोला कि जो टेक्निकल एक्सपर्टाइज होगा, बाकी को तो हम सिविल सर्विस से लिखेंगे। 5 अगस्त को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्कशन ऑन 5 अगस्त इन्होंने बोला कि RDSO के थ्रू, जैसे इसरो रिक्रूट करता है ना, उस तरह हम लोग इसरो के पैटर्न के तरह हम लोग RDSO के थ्रू रिक्रूट करेंगे टेक्निकल एक्सपर्टाइज को। मतलब टेक्निकल का कोई एग्जाम ऐसा क्लास 1 के लिए नहीं होगा, डायरेक्ट सिविल सर्विस से होगा, और जो इंजीनियर को देना है वो विदाउट अपना ऑप्शनल मैकेनिकल में लेना तो लीजिए, नहीं तो आप नॉन टेक्निकल के थ्रू भी आप आ सकते हैं। और ऐसा कोई एग्जाम हमारा इसके लिए ग्रुप ए के लिए टेक्निकल बेसिस पे नहीं होगा। तो ये अपना कंसर्न दिखा रहे हैं यहाँ पे कि ये जो है एक बहुत बड़ा एक सीवियर ब्लो में स्ट्राइक अ सीवियर ब्लो एट द वेरी कोर ऑफ टेक्निकल कॉम्पिटेंस ऑफ द इंडियन रेलवे। मतलब ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आगे चल के, और इन फ्यूचर बहुत बड़ा आपको फ्रूटफुल नहीं होगा, और आगे इसको लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बड़ा लॉस होगा, ठीक है। तो आप टेक्निकल को मत छोड़िए और रहने दीजिए। तो इन द व्यू यही आपके लिए कीवर्ड है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये प्रपोज इन्होंने अपना एक ऑप्शन दिया है, क्या दिया, ये इन द व्यू ऑफ foregoing it is strongly suggested that the recruitment of the entire IRMS needs to be done through EAC by UPSC rather than doing it through CSC। तो बहुत अच्छी बात है, मेरा भी यही रिकमेंडेशन है कि IRMS किससे होना चाहिए, EAC से होना चाहिए। लेकिन डिसाइड कौन करेगा, डिसाइड करेंगे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, डिसाइड करेंगे PMO, और डिसाइड करेंगे रेल मिनिस्टर। तो ये लोग ही डिसाइड करेंगे। अब कैबिनेट में क्या अप्रूव होता है आगे देखिए, किस तरह ये एग्जाम लेंगे, पता हमें कुछ नहीं है। तो हमें यही रिक्वेस्ट है, मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं जो डीपली IRMS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी 2021 में इन्होंने कुछ नहीं बताया एग्जाम लेंगे कि नहीं लेंगे, क्या करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जरूर ये लेंगे, क्योंकि वो अभी कमेटी बन रही है। नवंबर में ये पता चल जाएगा कि कैसे एग्जाम होगा, क्या होगा, सारा का सारा चीज नवंबर में पता चल जाएगा हमें, ठीक है। तो उसके बाद उस हिसाब से, अभी पैंडेमिक की वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम है, उसके बाद वो कुछ ना कुछ डेट रिलीज करेंगे कि कब एग्जाम होगा, क्या होगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप एक हैशटैग चलाइए सब आदमी। क्या हैशटैग चलाइएगा कि सपोर्ट इंजीनियर्स, ये वाला हैशटैग चलाना है सब आदमी को, जो भी यूज करते हैं सोशल मीडिया कहीं पे भी, कि भाई इंजीनियर्स शुड सपोर्ट IRMS थ्रू EAC, हमें EAC से लेना है। तो एक हैशटैग चला दीजिए। कि क्या हैशटैग चलाएंगे, हैशटैग IRMS थ्रू EAC, मतलब EAC से ही लीजिए भाई, क्योंकि 89% इंजीनियर है, और क्यों आप इसको नॉन टेक्निकल एग्जाम बनाने के लिए चक्कर में, ठीक है। तो हैशटैग चलाइए, टैग कीजिए कि भाई अपना बात को कहने का, अपने बात को कहिए, ठीक है। और मेरी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोग के साथ। मुझे लगा कि ये आप लोग को बता देना चाहिए कि IRMS कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए GI क्लासेस से, और इस पे आपको अपडेट्स मिलता रहेगा, सारा अपडेट्स आपको मिलेगा, ठीक है। और इस पे टेक्निकल वीडियोस भी मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए धीरे धीरे मैं डाल रहा हूँ। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये पसंद आया तो आप जरूर इसको लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, और जिस टॉपिक पे भी आपको
आपको पता नहीं है सर ये क्या होगा, इसका कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो मैं सारा चीज आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि ईएससी से ही हो आईआरएमएस, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप अपना पढ़ाई करते रहिए। अगर मान लीजिए ईएससी से हो गया तो आपके लिए बोनस होगा, तो आप गेट को, ईएससी को और आईआरएमएस को तीनों पैरेलली लेके चलिए। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, सबके लिए नहीं होगा, हो गया तो आप बल्ले बल्ले, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, बी सेफ, स्टे एट होम, ओके, थैंक यू, बाय, गुड नाइट एवरीवन।